जी नाज़रीन, एतबार न्यूज़ फैसलाबाद की तरफ से नईम फ़िरोज़ गुजर आपको खुशामदीद कहता है। एतबार न्यूज़ आपके लिए बहुत सारे दोस्तों के इंटरव्यूज़ और सिलसिला, इसी हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम जनाब मोहतरम राना मुश्ताक साहब सेक्रेटरी मुनर्रा क्लब फैसलाबाद के पास मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, सियासत में कैसे आए, दीगर बातें इंशाअल्लाह आज बहुत सारी होंगे। जनाब राना साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बताइए कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और फिर सियासत की तरफ कैसे आए? इब्तदाई तालीम इसी फैसलाबाद शहर से ही हासिल की और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से ही बीए किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। सियासत में हम तकरीबन बाई बर्थ ही हैं, यानी कि मेरे नान के और दाद के जौन से ना वो पीपल्स पार्टी से शुरू से ही रिलेटेड है। जब भुट्टो साहब ने अपना शुरू किया था तो मुझे आज भी याद है, जब मेरी उम्र गालबन शायद 6 या 7 साल की थी, बिहाड़ी के अंदर भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए थे मेरे मामू के घर पे। वहाँ एक जलसा किया था, वहीं उनकी मेरी मुलाकात हुई थी। उसको बाद उन्हें शहादत नसीब हो गई और उनसे कोई डायरेक्ट नहीं रहा, लेकिन उस जब से लेके आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एज ए कारकुन भी हूँ। ओहदे भी बहुत मिले हैं। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर मैं फेस्को का चेयरमैन भी रहा हूँ और मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मुशर्रफ दौर में मुझे एज ए डायरेक्टर गारमेंट सिटी फैसलाबाद नामज़द किया गया था। फिर उसके साल 2 साल बाद मैं उसका चेयरमैन बन गया और आज भी वाहद गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर गारमेंट सिटी फैसलाबाद ऐसी है जो कि आज भी 35 या 36 लाख रुपए मुनाफे में जा रही है फैसलाबाद से। वो बिल्डिंगें बनाई, वो बिल्डिंगें भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर भी बनी थी, कराची भी बनी थी, लेकिन मेरी बिल्डिंग जौन सी थी ना वो 1600-1700 स्क्वायर फुट से बनी थी, जबकि उनकी बिल्डिंगें जौन सी 3000 से ऊपर बनी थी। और आज भी माशाल्लाह वहाँ उसका किराया जौन सा है इंटरलूप वालों के पास है बिल्डिंगें, मसूद टेक्सटाइल वालों के पास है। ये मुझे शर्फ हासिल है शहर के लिए। और जब मैं बीइंग एज ए चेयरमैन फेस्को था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से ये मुख्तलिफ जौन से SDOs के दफ्तर थे उनको तकसीम भी करवाया और उनको डिफ़ाइन करवा कर उनकी जौन से कंज्यूमर जौन से थे ना उनको 50-50, 60-60 हज़ार कंज्यूमर एक आपके यानी कि जौन सा सर्कल था उसके ऊपर थे, वो कम करवा के कि ये बकर मंडी नया बनवाया। इसी तरह और भी बहुत सारी मैंने करवाई थी, लेकिन आई डोंट नो अभी तक वो शायद उस पर अमल नहीं हुआ। जी राना साहब, ये जो नए बिजनेसमैन हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि फैसलाबाद के माहौल के हवाले से और मौजूदा जो महंगाई के तनासब से इस तरह के हालात ख़राब हैं, क्या इसके अंदर मायूसी के अंदर भी लोगों को कारोबार करना चाहें तो उनके लिए कोई रास्ता है? आपने बड़ी अच्छी बात की है। जहाँ तक बिज़नेस कम्युनिटी का तल्लक है, मैं आप एक एक्सपोर्टर हूँ और मैं रिलेटेड रहा हूँ। मैं आल पाकिस्तान 2 दफ़ा पाकिस्तान हौजरी एक्सपोर्टर एसोसिएशन का आल पाकिस्तान चेयरमैन रहा हूँ। पाकिस्तान वैल्यू एडेड का मैं चेयरमैन रहा हूँ आल पाकिस्तान। और उस वक़्त जबकि लूमों का दौर था, ख़राब हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, 2007, 8, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरफ़ हासिल है कि जब भी मैंने इस शहर के अंदर अपने तमाम एक्सपोर्टरों के जो खिदमत कर सके वो करे और लूमें भी चलवाई, बिजली भी प्रोवाइड करवाई और सब कुछ करवाया। और एक और मुझे ये बड़ा शरफ़ हासिल है कि उस वक़्त जो R&D हमारे एक्सपोर्टरों की जो परवेज़ मुशर्रफ दौर के अंदर तकरीबन 10 से 15 अरब रुपया जो फंस गया हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम एक्सपोर्टर को बग़ैर उनके 1 रुपया खर्च करवाए बगैर उनके अकाउंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। और इसका सेहरा जौन सा है वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के सर जाता है कि उन्होंने वो इस शहर के लिए और इन एक्सपोर्टरों को तमाम पैसे R&D के वापस किए। जी राना साहब, एक जब आपने बात की है तो सियासी जमात के हवाले से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद जो पार्टी के अंदर थोड़ी टूट फूट हुई है या उसके असरात सामने आए हैं कि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात थी, वो एक सिंध की जमात होकर रह गई, कि इसके पीछे आप क्या मुज़मरात समझते हैं? इसके अंदर तो बहुत से इश्यूज शामिल हैं, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। आज उसका तजिया हर जी शऊर आदमी कर सकता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद या जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा को 1988 के अंदर
जो गवर्नमेंट दी गई और जिस तरह दी गई और जिस तरह नाप तोल के दी गई वो भी इस मुल्क को पता है। उसके बाद उन्हें तकरीबन कोई 16-17 महीनों के बाद इक़्तिदार से उतार दिया गया, वो भी पता है। फिर उसके 2 साल बाद 3 साल बाद फिर लाया गया सिंपल मेजॉरिटी के साथ, सिर्फ उससे भी कम मेजॉरिटी के साथ हमेशा पीपल्स पार्टी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स या साहिब इक़्तिदार जो उनसे लोग थे उनको सिर्फ पीपल्स पार्टी से यही डर था कि ये लोग फलाही काम के लिए, गरीब आवाम के लिए, वो भुट्टो का जो वादा था या उसका जो नारा था कि अवाम सरचश्मा अवाम है इस मुल्क की और मीशत जौन सी है वो हमारा सारा लेना देना है, मज़दूरों को ज़ुबान दी, आम आदमी को ज़ुबान दी। आज सियासी ज़ुबान तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहद यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर से तमाम जमातों के पास कारकुन जौन से हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तैयार किए हुए हैं। राणा साहब, क्या वजह है कि एटमी पाकिस्तान के एक किस्म के बुनियाद रखने वाले भुट्टो की पार्टी आज इस कदर, मतलब ये कि आज एक चीज़, एक नई रूप फूंकने वाली बात है कि ये जो कल का इलेक्शन हुआ है उसमें 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी सतह पे जीती हैं, जिसमें बतौर ख़ास मुल्तान की सीट का अगर जिक्र ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब नई रूप फूंकी गई है या इसमें कोई कारकुन आगे आए हैं या इसमें क्या आप फैक्टर क्या समझते हैं? देखिए, उसके अंदर जो किरदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, और दूसरे सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपना वहाँ अपना जो वज़ीर ख़ारजा साहब का शाह कुरैशी साहब का अवाम के साथ ना राब्ता रखना, उनका सही बिहेव ना होना और लोगों से लातल्लुक़ होने की वजह से मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा उनके लिए उनकी हार का बहस बना। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के जितने भी दोस्त थे उन्होंने इसको इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कामयाबी हासिल हुई। अब देखें, कराची की वो सीट जो इनसे ज़बरदस्ती ली गई थी जी वो उन्होंने अपनी वापस हो गई और अगर लारी वाली सीट पे ऊपर इलेक्शन होता तो शायद वो बहुत ही मार्जिन से हो जाती, जो कि इन्होंने वो उसने दरख्वास्त दे दी थी कि मैं दोबारा रिज़ाइन ही नहीं किया। जी तो इसलिए अब चेंज तो आनी है जी, लेकिन इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई कि हमारा इखलाकी कल्चर तबाह हो गया। ये सियासत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी तो इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि तहम्मुल के साथ आप इखलाक प्यार के साथ सारी जमातों के साथ मिल बैठ कर इस मुल्क का सोचें, और जब तक आप नहीं सोचेंगे तो अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे और ये भी कुछ नहीं कर सकेंगे। बर्बादी तो आम की होनी है और तो किसी की नहीं होनी। जी राणा साहब, सियासी बातें तो माशाल्लाह जितनी आप चाहें हो सकती हैं, करते रहेंगे। मिनर्वा क्लब फैसलाबाद की सेक्रेटरीशिप माशाल्लाह बहुत बड़ा ओहदा है, ये लोग ख्वाब देखते हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, तो इसके पीछे क्या मुज़मरात हैं, दोस्तों की मोहब्बत है, आपकी मेहनत है, ये सारी चीज़ें, और आइंदा आप इसको या क्लब की जो माशाल्लाह मेंबरशिप है उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या आप इक़दाम करना चाहते हैं, आपका क्या मोटो है, इस हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा। मैं इससे पहले भी 5 बार यहाँ सेक्रेटरी रह चुका हूँ और फिर अब सेक्रेटरीशिप के लिए मियाँ जाहिद सरफराज जो कि हमारे शहर का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इस क्लब के लिए बेइंतहा कोशिश की है। उन्होंने इसके अंदर जितनी तरक्याती काम किए हैं, जो कुछ काम है ये प्लांटेशन के हवाले से उन्होंने किया है, ये उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले साल तक ये फैमिली क्लब बन जाएगी और इंशाअल्लाह यहाँ जनाब क्लब के मुकाबले के अंदर ही उनसे बेहतर करके इंशाअल्लाह इस क्लब को चलाएंगे। जिम चल रहा है हमारा, हमारे टेनिस कोर्ट चल रहे हैं, हमारा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ वो सिस्टम नहीं है जो सरकारी लिहाज से एक आज़ाद क्लब है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मेंबरशिप का क्या क्राइटेरिया है, और अगर कोई आम लोग देखिए मेंबरशिप के लिए क्राइटेरिया तो ये है कि कम से कम बंदा वेल एजुकेट हो, थोड़ा बहुत उसको समझ बूझ हो, क्लब मैनर्स को समझता हो, उसे पता हो कि क्लब के अंदर जाकर मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, कम से कम इतना तो उसको होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सबसे पढ़े लिखे जो वकला हजरात हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो यहाँ आते हैं। और हम जिस तरह जनाब क्लब की फ़ीस है, मैं उस हवाले से जनाब से फीस जौन सी है वो देखे, वो एक दौड़ लगी हुई है
9 दौलतियों की, 80 लाख रुपया दे दो, 75 लाख रुपया। मैं उस क्लब का मेंबर हूँ, बाई बर्थ मेंबर हूँ। जी जी मेरा ख्याल है मेरा तो 100 रुपया या 150 रुपया भी नहीं लगा होगा जब से हम मेंबर बने हैं। जी जी 154 नंबर है मेरा। लेकिन उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क, सही। बहुत फर्क। जी राणा साहब, आप आम आवाम को, जो लोग आपने अभी सियासत की बात की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन हालात में क्या मायूस होकर बंदा फिर भाग जाए या फिर लड़ना चाहिए और हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए हालात का? क्या आप उसमें मशवरा देखिए, देंगे? मायूस होने वाली बात तो वो नहीं होनी चाहिए। वो तो एक इंसान के लिए तबाही का बहस होती है। हिम्मत और इसके लिए कोशिश करना जो उनसे है वो बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर हो जाएगा। सिर्फ ये है कि अगर ये प्यार मोहब्बत इखलाक रवादारी के ऊपर कायम होकर हम नज़रियाती वोट देना है, मैं पीपल्स पार्टी को वोट देना है, किसी ने मुस्लिम लीग नून को देना है, किसी ने PTI को देना है, तो हमारे इसी माशरे के अंदर इसी बहन भाइयों ने वोट देना है ना। एक बेटा अगर नहीं देता तो कोई बात नहीं, उसकी अपनी सोच है, कम से कम इतना हौसला रखना चाहिए। ये जो हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना शुरू किया, गालियाँ देनी शुरू की हैं, लड़ाई झगड़ा, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कभी भी नेगेटिव सियासत नहीं की। जी नाज़रीन, आपने राना मुश्ताक साहब की बातें सुनी। बहुत शुक्रिया राना साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। राना साहब ये कहना चाह रहे थे कि मैं पलट आया था दीवार पे दस्तक देकर, मैं पलट आया था दीवार पे दस्तक देकर, अब सुना है वहाँ दरवाज़ा निकल आया है। और ताज़ा हवा के शौक़ में ए साकिनाने शहर, ताज़ा हवा के शौक़ में, ये जो राना साहब ने मैसेज दिया है, जिस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है उसके हवाले से बात करूँगा कि ताज़ा हवा के शौक़ में ए साकिनाने शहर, इतने ना दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नए एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। अब सबके लिए दुआ गो, आपका मेज़बान नईम फ़िरोज़ गुज्जर, एतबार न्यूज़ फैसलाबाद।